नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मा रॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे पस सुखाने की दवाइयों के बारे में। तो हम जानेंगे कि पस फॉर्मेशन होता कैसे है, पस किस तरह से बनता है हमारे शरीर के अंदर, उसके सिम्टम्स वगैरह क्या होते हैं, वो होने के रीजंस वगैरह क्या है, और जानेंगे कि पस सुखाने के लिए हम कौन से अलग अलग दवाइयों को यूज़ कर सकते हैं। तो डिटेल में जानते हैं आज के लेक्चर में और जानेंगे कि पस किस तरह से बनता है, कौन सी दवाइयाँ वगैरह यूज़ होती है। तो ऐसे ही समझो कि आपको डिटेल में सीखना है अलग अलग बीमारियों के बारे में, दवाइयों के बारे में, तो आप मेडिसिन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं फार्मा रॉक्स के ऊपर। तो ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तब आते हैं टॉपिक पे और समझते हैं पस के बारे में। तो पस क्या है वो सबसे पहले आप समझिए। तो पस जो है एक टाइप का थिक फ्लूइड होता है कि जो इन्फेक्शन के कारण हमारे शरीर के अंदर बनता है। कि मान लो किसी भी तरह का आपको संक्रमण हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, कि चाहे वो बैक्टीरिया के कारण है, फूग के कारण है, तो स्पेशली सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया के कारण होने वाले इन्फेक्शन में ये पस फॉर्मेशन जो है वो होता है। तो पस बना किस तरह से होता है, मतलब कि वो बनता है तो उसके अंदर क्या होता है। तो एक उसके अंदर वाइट ब्लड सेल होते हैं कि जिसको हम WBC कहते हैं। दूसरा उसके अंदर डेड टिश्यूज या फिर जो सेल होते हैं। और तीसरा हम कंपोनेंट देखें तो उसके अंदर जीवित या फिर मृत अवस्था में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो जब भी हमारे बॉडी के अंदर कोई फॉरेन मैटर्स जो है वो एंटर होते हैं, कि मान लो कि कोई बैक्टीरिया एंटर होता है, तो तुरंत हमारे जो बॉडी के इम्यून सेल्स होते हैं कि जिसको हम वाइट ब्लड सेल होते हैं, वो उनके सामने जो वो अटैक करते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि जहाँ पे इन दोनों के बीच में प्रॉपर एक बैटल होती है, कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फाइटिंग या फिर बैटल होती है, कि ये वाला जो आप देख रहे हैं वो आपके शरीर का वाइट ब्लड सेल है और ये जो है वो आपके बैक्टीरिया फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो जैसे ही ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में एंटर होता है तो तुरंत WBCs क्या करते हैं कि उनके सामने फाइट बैक करने लग जाते हैं, उनके साथ जो है वो फाइटिंग करते हैं और उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। तो यही जो पूरी प्रोसेस होती है उस दौरान क्या होता है कि वाइट ब्लड सेल भी कुछ डिस्ट्रॉय होते हैं, जो यहाँ पे हम देख रहे हैं डायग्राम के अंदर। उसी तरह से बैक्टीरिया भी किल होते हैं और जो हमारे जिस एरिया में ये इन्फेक्शन हुआ है वहाँ पे जो टिश्यूज होती है या फिर जो सेल होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय होते हैं। तो ये तीनों के कंपोजिशन से एक थिक जो है वो फ्लूइड तैयार होता है कि जिसको हम जो है वो पस कहते हैं। तो ये होने के मेन रीजंस हम देखें तो जो अलग अलग टाइप के जो इन्फेक्शंस होते हैं वो इन्फेक्शंस के कारण ही पस फॉर्मेशन होता है। और जितने भी अलग अलग टाइप के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं उसको समझो कि समय पे ठीक नहीं किया जाता तो उनके अंदर जो वो पस फॉर्मेशन जो वो बन सकती है और वो और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो उसके सिम्टम्स हम देखें कि जब भी पस फॉर्मेशन होती है, कि समझे कि आपको यहाँ पे स्किन के ऊपर पस फॉर्मेशन ये हुआ है तो वो जगह पे आसपास जो है वो स्वेलिंग हो जाती है, मतलब कि सूजन हो जाती है और वहाँ पे टच करने पर आपको जो है वो दर्द होता है। दूसरे कुछ सिम्टम्स देखें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पस बना हुआ है उसके कारण जो आपका ये नेल का आसपास का एरिया है, कि समझे कि आप वहाँ पे टच करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा दर्द होगा और सूजन भी आ जाती है वहाँ पे। फिर कई बार क्या होता है कि जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं तो उसमें से हमने यहाँ पे किडनी का एग्जांपल लिया है। तो ये वाली जो है वो नॉर्मल किडनी है, पर जब किडनी में किसी तरह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पे आप देखो ये जो नेफ्रॉन का भाग होता है वहाँ पे पस भरा हुआ है। उसी तरह से किसी भी जगह पे किडनी के अंदर पस फॉर्मेशन हो सकती है। तो ये तो सिर्फ किडनी का एग्जाम्पल, ऐसे जितने भी अलग अलग हमारे इंटरनल ऑर्गन है शरीर के अंदर वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन समझे कि और ज़्यादा फैलने लगता है तो वहाँ पे भी पस फॉर्मेशन होने लगती है। फिर आइज में समझे किस तरह से इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पे भी इस तरह से पस फॉर्मेशन जो है वो हो सकती है और उसके कारण आप इस तरह से देख सकते हैं कि जो डिस्चार्ज आता है आपकी आंखों में से। फिर उसी तरह से समझे कि ईयर में होता है, कान के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैलता है, मिडल ईयर इन्फेक्शन जो हम खासकर कहते हैं, तो उसके अंदर भी हमारे कान में से डिस्चार्ज आने लगता है और उसके अंदर भी पस जो है वो होता है। फिर जो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज की जो हम कंडीशन कहते हैं PID के अंदर, तो वहाँ पे जो स्पेशली रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है फीमेल्स के अंदर, तो वहाँ पे भी इस तरह से अलग अलग एरिया पे पस जो है बन सकती है, कि जो नॉर्मली बिना पस का जो एरिया होता है कि बिना कोई इन्फेक्शन इस तरह से प्रॉपर फैलोपियन ट्यूब रहती है, ओवेरीज होती है, वाजाइनल कैनाल रहती है, पर जब ये इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पे जो है वो पस बनने लगती है। उसके अलावा हम कुछ दूसरे सिम्टम्स देखें तो जब आपके बॉडी में पस फॉर्मेशन हो रही है और बैक्टीरिया जो है वो बैक्टीरिया के साथ आपके WBC फाइट बैक कर रहे हैं तो उसके कारण क्या होता है
कि बॉडी टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है, कि जिसको हम फीवर कहते हैं, कि जो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास आपका टेम्परेचर हो सकता है, और बॉडी पेन भी पेशेंट को जो है वो होता है। तो ये कंडीशंस को ठीक करने के लिए कौन सी दवाइयाँ यूज़ होती है, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। तो सबसे पहले एंटीबायोटिक्स के अंदर ओरल एंटीबायोटिक का ऑप्शन रहता है, फिर एंटीबायोटिक्स की क्रीम वगैरह अवेलेबल होती है, उनके जेल्स अवेलेबल होते हैं, एंटीबायोटिक इंजेक्शन और एंटीबायोटिक्स के पाउडर्स के भी ऑप्शन हमारे पास रहते हैं। तो सभी के बारे में डिटेल में अब जानते हैं। तो सबसे पहला जो है मेडिकेशन वो है क्लिंडामाइसिन। तो क्लिंडामाइसिन के पे आप ओरल कैप्सूल्स देख रहे हैं, 300 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आप ये एक मार्केटेड फॉर्मुलेशन उसका देख रहे हैं, कि जिसका डोज रहता है 150 से लेकर 300 मिलीग्राम जितना डोज जो है वो पेशेंट दिन में 3 या 4 बार जो है वो ले सकते हैं। फिर क्लिंडामाइसिन का इंजेक्शन भी अवेलेबल होता है, कि जिसका डोज यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं कि 600 से लेकर 900 मिलीग्राम जितना आईवी या फिर इंट्रामस्कुलरली डोज दिया जा सकता है पेशेंट को हर 8 घंटे पे। यहाँ पे Q8H लिखा है, उसका मतलब ये होता है कि हर 8 घंटे पे। अगर 6 लिखा हो तो ऐसा समझना होता है कि हर 6 घंटे पे। तो ये जो क्लिंडामाइसिन का इंजेक्शन होता है, जब भी उसको लगाया जाता है तो आईवी में जब उसको लगाए तो उसको डाइल्यूट किया जाता है अलग अलग जो आईवी फ्लूइड्स होते हैं उसके अंदर, और इंट्रामस्कुलरली लगाया जाता है, तब कोई भी डाइल्यूशंस करने की ज़रूरत नहीं होती। फिर दूसरा ऑप्शन बनता है क्लिंडामाइसिन के जेल का भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लिंडामाइसिन के जेल है और कॉम्बिनेशन में निकोटिनामाइड जो है वो उसके अंदर है, कि जो पेशेंट 2 या 3 बार जो वो लगा सकता है। समझो कि आपको स्किन के ऊपर इस तरह से इन्फेक्शन हुआ है, कोई वाउंड हुआ है और वहाँ पे पस बन रहा है, एक्ने या फिर पिंपल्स जैसी कंडीशन है और वहाँ पे पस फॉर्मेशन हो रहा है, तो वहाँ पे भी ये मेडिकेशन जो है वो आप लगा सकते हैं। फिर सेप्ट्रान करके जो टैबलेट आती है, कि जिसके अंदर मेनली कंपोजिशन होता है ट्राइमिथोप्रिम और सल्फामिथोक्साजोल होता है, कि जिसको हम कोट्राइमोक्साजोल भी कहते हैं। तो इसके एक टैबलेट जो है वो दिन में 1 बार या फिर दिन में 2 बार जो है वो पेशेंट ले सकते हैं। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी दवाई है, कि जो पस को सुखाने में मदद करती है, कि जहाँ पे आपको वाउंड हुआ है और वहाँ पे पस फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए ये टैबलेट जो है वो ओरली ली जा सकती है। फिर एंटीबायोटिक के पाउडर्स के अच्छे ऑप्शंस बनते हैं, कि समझो कि जहाँ पे आपको इस तरह से वाउंड हुआ है, घाव हुआ है और वहाँ पे पस फॉर्मेशन हो रही है, तो ये जो पाउडर्स यूज़ किए जा सकते हैं, उसमें एक मार्केटेड फॉर्मुलेशन आप देख सकते हैं नियोस्पोरिन करके, कि जिसके अंदर नियोमाइसिन सल्फेट होता है, पॉलीमिक्सिन होता है और बेसिट्रासिन और जिंक का ये पाउडर रहता है। तो उसके अलग अलग मार्केटेड फॉर्मुलेशन देख रहे हैं, कि नेबासल्फ करके भी ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, फाइजर और एबॉट के भी ये अलग अलग अवेलेबल है। तो कोई भी एक प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा से नियोस्पोरिन का ऑइंटमेंट भी अवेलेबल है, कि समझो कि किसी को पाउडर सूट नहीं होता, तो उनके लिए ये ऑइंटमेंट का भी ऑप्शन रहता है, कि जो ऑप्थाल्मिक मतलब कि आंखों में भी समझे कि पस फॉर्मेशन हो रही है, तो वहाँ पे भी पेशेंट यूज़ कर सकता है आई स्पेशलिस्ट के सजेशन के अकॉर्डिंग टू। और दूसरी कोई जगह पे भी आप दिन में 2 या 3 बार जो है उसको लगा सकते हैं। फिर पोविडोन आयोडीन का भी पाउडर अवेलेबल होता है, कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोविडोन आयोडीन 5% स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, कि एक उसका मार्केटेड फॉर्मुलेशन है बीटाडीन करके और दूसरा सिप्लाडीन करके है। तो दोनों में दवाई सेम होती है, कोई भी ब्रांड आप यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से उसका जो है वो पाउडर तो है, उसी तरह से आप देखो तो उसका ऑइंटमेंट भी अवेलेबल होता है, कि ये बीटाडीन का ऑइंटमेंट है और उसका जो है वो सिप्लाडीन का भी ऑइंटमेंट जो है वो मार्केट में अवेलेबल होता है। तो ये जो ऑइंटमेंट है वो दिन में पेशेंट 2 या 3 बार जो है वो अफेक्टेड एरिया पे लगा सकता है, कि जिसके कारण पस जो है वो सूखता है, वाउंड हीलिंग जो है वो होने लगती है अच्छे से, और जल्दी से जो है वो पेशेंट जो है वो रिकवर होने लगते हैं। फिर ओरल टैबलेट्स के अंदर हम जाए तो टैक्सिम OCV 200 टैबलेट भी पेशेंट ले सकते हैं, कि जिसका डोज रहता है एक टैबलेट दिन में 2 बार या फिर दिन में 3 बार लिए जा सकता है, और हर एक डोज के बीच में एटलीस्ट 8 घंटे का टाइम इंटरवल रखना होता है, कि जिसके अंदर सेफिक्सिम करके मेडिकेशन है और पोटेशियम क्लोराइड के, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने डिटेल में वीडियो में सीखा है। फिर डॉक्सीसाइक्लिन का एक अच्छा ऑप्शन रहता है पस को सुखाने के लिए, कि जिसके एक कैप्सूल जो है वो दिन में 1 बार या फिर दिन में 2 बार जो वो पेशेंट खा सकते हैं, और ये खासकर 100 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में उसके कैप्सूल्स अवेलेबल होते हैं। फिर एजिथ्रोमाइसिन का भी एक अच्छा ऑप्शन बनता है, कि कोई दूसरे एंटीबायोटिक आपको सूट नहीं हो रहे, तो उस वक्त एजिथ्रोमाइसिन के टैबलेट्स भी यूज़ किए जा सकते हैं। पर उसका डोज रहता है कि जो 500 मिलीग्राम के आप टैबलेट्स ले रहे हैं, तो उसको दिन में 1 ही बार लेना होता है OD, और मैक्सिमम 3 दिन तक ही उसको यूज़ करना होता है, बिकॉज यहाँ पे उसका जो डोज है
वो 3 ही टैबलेट का होता है। और अगर 250 mg का आप यूज़ करते हैं टैबलेट, तो वो टैबलेट दिन में 2 बार लेनी होती है 8 घंटे के टाइम इंटरवल पे। फिर क्लेवम 625 भी यूज़ किया जा सकता है कि उसके टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है ये एमॉक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लेवोलिनेट की जो टैबलेट, और एक टैबलेट दिन में 1 बार या फिर दिन में 2 बार खाई जा सकती है। इसी का इंजेक्शन का भी ऑप्शन मिलता है कि जो ऑगमेंटिंग करके इंजेक्शन है कि तो ये भी पस सुखाने के लिए काफ़ी यूजफुल साबित होता है कि जिसका डोज यहाँ पे हम देखें तो 250 मिलीग्राम से लेकर 1000 मिलीग्राम जितना दिन में 3 बार दिया जा सकता है इंट्रावेनस रूट से, और प्रॉपर डाइल्यूशन करके उसको लगाया जा सकता है। फिर सीफिरोक्सिम का जो एंटीबायोटिक है, सेफालोस्पुरिन क्लास का ये एंटीबायोटिक है कि जो अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है कि 250 mg एज वेल एज 1.5 ग्राम में भी ये अवेलेबल होता है। तो उसका जो डोज होता है 0.75 से लेकर 1.5 ग्राम जितना रहता है। इंट्रामस्कुलर या फिर आईवी हर 8 घंटे पे पेशेंट को लगाया जाता है, और जब भी उसको आईवी में लगाया जाए तो प्रॉपर जो है वो डाइल्यूशंस करना जरूरी होता है। फिर नॉरमेट्रोजिल प्लस का भी एक अच्छा ऑप्शन है, तो उसके अंदर कॉम्बिनेशन होता है ऑर्निडाजोल और ओफ्लॉक्सासिन का। तो ये टैबलेट पेशेंट जो दिन में 1 बार या फिर दिन में 2 बार जो है वो ले सकते हैं। फिर मोनोसेफ एसबी का इंजेक्शन भी काफ़ी यूजफुल साबित होता है यहाँ पे कि जिसका डोज रहता है 1 से लेकर 2 ग्राम आईवी या फिर इंट्रामस्कुलरी पूरे दिन में देना होता है, और डिवाइडेड डोज में दिया जाता है हर 6 या 8 घंटे पे। तो उसके अंदर जो दवाई होती है वो है सेफ्ट्रिएक्सोन होता है, और सुलबेक्टम जो है वो कॉम्बिनेशन में होता है कि अगर किसी को सेफ्ट्रिएक्सोन का रेजिस्टेंस है तो वो रेजिस्टेंस ओवरकम करने के लिए सुलबेक्टम साथ में कॉम्बिनेशन में होता है। फिर सीफिरोक्सिम ऑक्सीटिल पे काफ़ी अच्छा ऑप्शन बनता है कि जिसका एक मार्केटेड फॉर्मुलेशन है फॉर्सेप करके। तो ये जो एक टैबलेट दिन में 1 बार या फिर दिन में 2 बार जरूरत पड़ने पर पेशेंट जो है वो ले सकते हैं। फिर लिंकोमाइसिन का जो इंजेक्शन है वो भी काफ़ी यूजफुल साबित होता है कि जो 300 से लेकर 600 मिलीग्राम के डोज में यूज़ किया जाता है इंट्रामस्कुलर या फिर आईवी से उसको लगाया जाता है हर 8 घंटे पे। फिर लीवोफ्लॉक्सासिन के मान लो आपको यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर इस तरह से पस फॉर्मेशन हो रही है, किडनीज के अंदर या फिर ब्लेडर के अंदर या फिर प्रोस्टेट के आसपास ऐसा हो रहा है, तो उस वक्त लीवोफ्लॉक्सासिन जो है वो काफ़ी अच्छा और बेस्ट ऑप्शन रहता है आपके लिए, जिसके एक टैबलेट दिन में 1 बार या फिर दिन में 2 बार जो है वो पेशेंट लेते हैं, जिससे उनका पस फॉर्मेशन जो होता है वो प्रिवेंट होता है और धीरे धीरे इन्फेक्शन जो है वो ठीक होने लगता है। अगर आंखों के अंदर की हम बात करें तो उसके अंदर जो आंखों में जो एंटीबायोटिक्स यूज होते हैं जिसमें एक ऑप्शन है मॉक्सीफ्लॉक्सासिन का है, जिसके 1 ड्रॉप जो है वो दिन में 2 बार पेशेंट यूज करते हैं। उसी के सिमिलर दूसरा ऑप्शन बनता है गैटिफ्लॉक्सासिन का कि जो 5 ml एज वेल एज 2.5 ml दोनों की स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती है। तो उसके 1 या 2 ड्रॉप जो है वो हर 2-3 घंटे पे जो है वो आइज में जो है वो डालने होते हैं आपको अच्छे से हाथ को वॉश करके, और ध्यान ये रखना होता है कि उसको हाई डोज में कभी भी यूज़ ना कर ले, और प्रॉपर आपके जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, आपके जो आंख के डॉक्टर है, उनके सलाह के अकॉर्डिंग टू प्रॉपर यूज़ करनी चाहिए कि अगर आंख में पस फॉर्मेशन हो रही है। उसी तरह से सिप्रोफ्लॉक्सासिन का ऑप्शन बनता है कि जो आई और ईयर ड्रॉप्स दोनों के तौर पे यूज़ किया जाता है कि कान में भी इन्फेक्शन है तो उस वक्त भी ये आई ड्रॉप्स और ईयर ड्रॉप्स का जो कॉम्बिनेशन है तो दोनों में यूज़ होता है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। सिप्लॉक्स करके एक मार्केटेड फॉर्मुलेशन है। फिर अगर कोई भी एंटीबायोटिक अब इनमें से काम नहीं कर रही तो लास्ट आपके पास एक ऑप्शन बनता है लीनेजोलिड का, कि आगे जो हमने जितने भी अलग अलग ऑप्शंस डिस्कस किए वो आपने यूज़ कर चुके फिर भी पस ठीक नहीं हो रहा, तो आखिरी ऑप्शन रहता है ये लीनेजोलिड का कि ये जो टैबलेट है वो दिन में 1 या फिर दिन में 2 बार जो वो प्रॉपर मेडिकल सुपरविजन में पेशेंट यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की यहाँ पे पस को सुखाने के लिए। तो यहाँ पे एक सल्फर जेल करके एक अच्छी प्रोडक्ट आती है कि जो उसके पास एंटीबैक्टीरियल एक्शन रहती है। तो जहाँ पे आपको पस हो रहा है, जहाँ पे इस तरह से मेडिकल कंडीशन प्रोड्यूस हुई है, वहाँ पे ये दिन में 2 या 3 बार जो आप लगा सकते हैं। उसी तरह से उसके एक टैबलेट्स आते हैं सिली से 3x करके, यहाँ पे आप टैबलेट देख रहे हैं कि जो टोटल 25 ग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती है। तो ये जो टैबलेट होती है कि जो SBL का ही प्रोडक्ट है, तो 2 टैबलेट आप दिन में 2 बार या फिर दिन में 3 बार जो वो ले सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन बनता है आपके लिए पस को सुखाने के लिए, और ये भी आपको एक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी देती है। तो ऐसे ही समझो कि आपको डिटेल में सीखना है बहुत सारी दवाइयों के बारे में, बीमारियों के बारे में, तो मेडिसिन कोर्स को जरूर से ज्वाइन करें। तो ये कोर्स आपको काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिलता है, और इसकी डिटेल जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं
2020 पे या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।